हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट 3। तो इसके अंदर हम जो पीवाईक्यूज अब डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पहले हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद उन पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ और स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। तो इसके अंदर ये दो साइंटिस्ट हैं, स्टीफंस एंड बोल्ट्जमान। ठीक है, इन दोनों ने मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे इन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो व्हाट दिस लॉ सेज दैट रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड U is equal to minus dq by dt by a perfect black body placed in surroundings at 0 Kelvin is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. तो यहाँ काफी सारी टर्म्स हैं which might be confusing, तो हम पहले एक एक समझते हैं। पहले हम बात करते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी की। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी को समझने से पहले आप ये समझें, आप देखिए आपकी लाइट आती है, ठीक है, बाहर से सन की जो रेडिएशंस आती है, तो उनमें से कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, राइट। जब कोई अगर लाइट एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है तो आपको थ्रू एंड थ्रू दिखाई देता है, जैसे ग्लास विंडो। ओके, और अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो सबसे ज्यादा शाइन करती है। जैसे अगर आप सनलाइट में एक मिरर रखेंगे तो वो मिरर क्या करेगा, वो उस मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, राइट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बॉडी जो आने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसमें से रेडिएशंस ट्रांसमिट नहीं होते हैं और न ही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बेसिकली नो रिफ्लेक्शन एंड नो ट्रांसमिशन। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो बॉडी और जितना ज्यादा वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वो बॉडी एमिट भी करेगी। ठीक है, तो अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड रेडिएटर ऑल्सो। क्लियर हो गई बात? चलिए, ओके, तो ये चीज तो ब्लैक बॉडी आपको समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या बोला कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी जब एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है, तब देखिए ध्यान से समझेंगे, रुकिए, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, ध्यान दीजिए। तो अगर हम कोई ऐसी ब्लैक बॉडी ले लें और उसको हम ऐसी सराउंडिंग्स में रख दें जिसका टेम्परेचर है 0 केल्विन। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाता है, मतलब अब इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है। तो ये कितना होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, राइट, ठीक है। तो अब इसका जो टेम्परेचर है, इस ये डेफिनेटली इससे हाई टेम्परेचर पे है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि 0 केल्विन सराउंडिंग्स में अगर हम किसी बॉडी को रख रहे हैं, ब्लैक बॉडी को, तो उसमें से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकेंड, वो उस बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर उस बॉडी का टेम्परेचर हम मान लें 100 केल्विन है, सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर, तो जितनी ये पावर एनर्जी पर सेकंड रेडिएट होगी वो होगी 100 की पावर 4। बात समझ आई? ठीक है, ओके। ना, सेकेंड थिंग, अब अगर हम इनके फॉर्मूला पे जाते हैं तो आप ध्यान देंगे इनके फॉर्मूला में एक आता है ए टी रेस टू पावर 4। तो टी तो क्या हो गया, इट इज टेम्परेचर, एंड ए क्या है, इट इज एरिया। अब आप ध्यान दो, आपकी मम्मा को कभी कुछ ठंडा करना होता है किसी लिक्विड को तो वो किसी बड़े बर्तन में रख देती है, ठीक है, तो जितना बड़ा बर्तन होगा उतना बड़ा एरिया होगा, तो यहाँ से एनर्जी को ज्यादा निकलने का स्पेस मिलेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने क्या बोला, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाय यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑल्सो। तो जब हमने उस प्रोपोर्शनल को खोला तो वहां पर एक कांस्टेंट आया विच इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा। इसको क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया था तो उन्होंने अपना नाम से इसका कांस्टेंट दे दिया। याद कैसे करेंगे, देखिए 5.7 इंटू 10 की पावर -8। एक तो जो आपकी एनर्जी रेडिएट होगी वो 10 की पॉजिटिव पावर्स में तो नहीं होगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके,
तो आप क्या याद रखेंगे, पावर किस में है, माइनस में। अनदर थिंग, 7 से एक नंबर ज्यादा 8 यहाँ पर आ रहा है। जस्ट आपको रिलेशन निकालना होता है, नहीं तो लर्निंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इट इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गई, ओके। अब ये हमने इसकी यूनिट कैसे निकाली है, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना, आपको लर्न करने का, रटने का जरूरत नहीं है। U इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। एंड व्हाट इज यू, डी क्यू बाई डी टी। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो रेडिएट कर रही है तो हीट लॉस हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है, एनर्जी का लॉस हो, ठीक है। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें पता है यू डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर है, ई सॉरी सिग्मा ए टी की पावर 4। तो अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू बाई डी टी इंटू 1 अपॉन ए टी रेस टू पावर 4। अब देखो डी क्यू की यूनिट किस में होती है, जूल में, टी यानी सेकेंड, ए यानी मीटर स्क्वायर, और टी की पावर 4 यानी केल्विन की पावर 4। आगे बात समझ में अच्छे से क्लियर हो गया, चलिए वेरी नाइस, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द बॉडी विच इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब हर ऑब्जेक्ट तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता, राइट, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी की सारी एनर्जी अपनी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्ट भी करेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो ट्रांसमिट भी करेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो दोनों तीनों काम भी करेंगी। मेनली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट ट्रांसमीटर या परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं होता है ना, कुछ परसेंट रहता है उसका, ओके, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, सबसे पहले हम उसकी एमिसिविटी निकालते हैं। तो एमिसिविटी क्या होती है, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन होता है, उस ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर होता है इन फ्रैक्शन कंपैरेटिव टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ओके। अब व्हाट इज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर यानी बॉडी कितना हीट रेडिएट कर रही है पर सेकंड, पर एरिया, क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया, एंड पर सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसको समझिए, पर सॉलिड एंगल का क्या मतलब है। सॉलिड एंगल, इट इज लाइक अगर आपने कोई स्फीयर लिया और उसमें से आपने ऐसे कोन शेप काट लिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल सबटेंड होता है, उस सबटेंडेड एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टर्डियन से। स्टर्डियन, जैसे हम नॉर्मल एंगल बनाते हैं ना बेटा सर्कल में, थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन, रेडियन, ठीक है। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्डियन, राइट। अब रेडियन को हम क्या बोलते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस करते हैं ना। ऐसे ही स्टर्डियन जो ये होता है, इस सॉलिड एंगल को हम निकालते हैं, ये एक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। इसकी यूनिट स्टर्डियन होती है, एस टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट आपको पता ही है, डिग्री या रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में अच्छे से, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एमिसिव पावर क्या है, रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट स्टर्डियन। अब पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो देखो जितना बड़ा ये होगा उतना ज्यादा सॉलिड एंगल बड़ा होगा, जितना ज्यादा सॉलिड एंगल बड़ा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो एमिसिव पावर, देखो तो उस जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बात समझ में आई। ऐसे ही जितना ज्यादा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। क्लियर हो रही है ना बात। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, E इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा ए डेल्टा सिग्मा। क्लियर, आ गई बात समझ में। और एमिसिविटी क्या हुई, फ्रैक्शन ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। अब अगर मैं बोलूं कि ब्लैक बॉडी की आप एमिसिव पावर निकालें, तो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ से। और अगर एक बॉडी है जो खाली रिफ्लेक्ट कर रही है, कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, तो जब, अगर तुमने सपोज करो तुमने एक कपड़ा लिया और उसको पानी में गीला किया अच्छे से,
अब तुम इसको स्क्वीज करोगे तभी तो उसमें से पानी निकलेगा। बट अगर वो कपड़ा पानी ले ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो पानी निकलेगा कैसे? तो सेम ईयर, अगर कोई बॉडी सारी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट कर रही है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, तो उसमें से रेडिएट कैसे होगी, एमिट कैसे होगी? तो उस केस में हमारी एमिसिव पावर ऑफ बॉडी क्या आ जाएगी? जीरो। एमिसिविटी भी क्या आ जाएगी? जीरो। क्लियर हो गया? चलो। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम एक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अभी हमें, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लूंगी, एक मैं ले रही हूँ आइस का एग्जांपल, एक मैं ले रही हूँ टी का एग्जांपल। तो टी का, इसका आइस का टेम्परेचर हो गया टी आई, और इसका चाय का टेम्परेचर हो गया टी टी। ठीक है। और एम्बियंट यानी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर हो गया आपका टी ना। अब आइस का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से कम है, और चाय का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज्यादा है। ठीक है। तो ये क्या करेगी? ये अपना टेम्प यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगी, निकालेगी। और ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये क्या करेगा? क्योंकि आइस का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, तो यहाँ से हीट लेगा। और ये क्या करेगा? चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो ये हीट देगा, एनर्जी देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे जो आपकी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, और उस पानी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तो भी एक्चुअली क्या चल रहा है कि ये अभी भी एनवायरनमेंट से एनर्जी ले रहा है, लेकिन सेम रेट पे एनवायरनमेंट को एनर्जी दे भी रहा है। कब? जब एक बार सेटल डाउन हो गया टेम्परेचर। पहले क्या था? पहले ये एब्जॉर्प्शन का जो रेट था वो ज्यादा था, ठीक है ना? रेडिएट, जो वो रेडिएट कर रहा है उससे ज्यादा था। अभी क्या होगा? जब एकदम नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर्स के बराबर आ जाएगा, तब एनर्जी जितनी वो निकाल रहा है उतना ही वो एब्जॉर्ब करेगा, तो रेट विल बी इक्वल। बात समझ में आई? देखो, द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज इक्वल टू द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड बाय द बॉडी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके। ये कुछ पॉइंट्स है। अब अब इस चीज को समझे। इट्स लाइक दैट कि अगर मैंने एक पानी का टब लिया, उसमें मैं 10 लीटर पानी पर सेकंड डाल रही हूँ, और यहाँ से 10 लीटर पानी पर सेकंड निकल रहा है, तो पानी का जो एक्चुअल लेवल है वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। ठीक है। ओके, चलिए। अब हम बात कर रहे हैं आगे। अगर बॉडी का टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर से ज्यादा है, तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड क्या हो जाएगी? ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, राइट? और अगर रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर सेकंड क्या है? ई सिग्मा ए टी नॉट रेस टू पावर 4। बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं? जो रेडिएंट एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है वो क्या है? ई सिग्मा ए टी नॉट रेस टू पावर 4। और जो रेडिएट कर रही है वो क्या है? ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। तो नेट लॉस क्या आ जाएगा? इट इज डेल्टा यू इज ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर। क्लियर हो गई बात? आगे चले। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसको पढ़े, पहले रीड कर लीजिए, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी विद इट्स सराउंडिंग्स। तो इन्होंने क्या बोला? हाँ, इसकी एक लिमिटेशन भी है। द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज, इट्स a special case of Stephen Boltzmann law for small temperature difference. फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। यहाँ पे मैं जो डेल्टा टी लिख रही हूँ वो है डिफरेंस टेम्परेचर की बॉडी में और सराउंडिंग की बॉडी में। ठीक है। ओके। अब अगर मैं 100 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, और इस प्रोसेस में मान लो 1 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है, तो पहले यहाँ पे कितना डिफरेंस था इसमें और इसमें? 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है। अब जब ये 90 हो गया तो मैंने यहाँ 90 लिख दिया, और यहाँ सराउंडिंग का तो 20 है। अब मान लो 90 से 80 होने में मैंने चेक किया कि उसको 1.5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और चला लेते हैं वापस से। अब इसका फाइनल टेम्परेचर 80 हो गया।
अब मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इस यहाँ से यहाँ होने में सपोज उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा सपोज, तो अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग ओवर हियर, कि जो भी ये टेम्परेचर, पहले बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में कितना डिफरेंस था, 80। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप आने में मुझे 1 सेकेंड लगा। ठीक है, ओके। अब अब जब बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है 70, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, तो मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप आने में 1.5 सेकेंड लग रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है सेम टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होने में, राइट? ओके। फिर हम और आगे जाते हैं। अब सराउंडिंग और बॉडी में डिफरेंस है 60, तो टेम्परेचर ड्रॉप होने में और ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर? तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, क्या, कि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होती जाती है। बात समझ में आ गई? चले आगे। चलो, हाँ, इसका एक पूरा डेरिवेशन है, वो मैंने यहाँ नहीं किया है, लेकिन जब हम ये पूरा डेरिवेशन करते हैं तो वी गेट वन फॉर्मूला, T इज इक्वल टू टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ई रेस टू पावर माइनस के टी। यहाँ पे मैं एक करेक्शन करती हूँ, हियर टी एस इज नथिंग बट द टी बॉडी, ओके, इट इज टी बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, इट इज नथिंग बट द टाइम। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, और ये पूरे डेरिवेशन के बाद आता है जो हमने यहाँ पे नहीं लिया है। अब आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से ग्राफ समझ में आने वाला है, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। देखिए, हमारा जो यहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टी नॉट की बात कर रही हूँ, और जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हमने उस ऑब्जेक्ट को इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड के एनवायरनमेंट में रखा, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया फर्स्ट 1.10 सेकेंड में ऑलमोस्ट 9 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो गया। कितना? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना डाउन हो गया, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। देन अगले सेकेंड में, यानी 2.20 सेकेंड, यानी 1.1 से 2.20 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना डाउन हुआ, देखिए 91 से 84, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे पहले 9 हुआ फिर 7 हुआ सेम टाइम में। अब हमने एक और यहाँ पर देखा, ग्राफ देखिए कैसा आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, राइट? ओके, अब हम यहाँ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे हमारा एम्बियंट टेम्परेचर क्या है, इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, पहले 1 सेकेंड में 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होता है, सी दिस हियर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना डाउन होता है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए 91 से 84। अब हमने क्या किया, अब 10 सेकेंड, अगर उस ऑब्जेक्ट को रखे हुए 10 सेकेंड हो चुके हैं, तो उसका टेम्परेचर 100 से 48 हो गया, 48 हो गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 52 डिग्री डाउन हो गया। ठीक है, फिर हमने चेक किया अगले 10 सेकेंड्स में, अगले 10 सेकेंड्स में कितना ड्रॉप हुआ, 48 से ओनली 30, यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ। तो पहले 10 सेकेंड्स में 52, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 18, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं कितना कम ड्रॉप हुआ। इसी तरीके से आप इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करिए, देखिए हमारा ग्राफ्स किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ये? तो ऐसे ही देखिए, आप आगे भी इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का कम होता जाता है, रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाती है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब हम यहाँ एक क्वेश्चन दे देते हैं। व्हाट क्वेश्चन इज देयर? A pinhole is made in a hollow sphere of radius 5 centimeter whose inner wall is a temperature disk. जैसे ही क्वेश्चन आता है आप इसका मेथड सीखिए कैसे करना है। पहले आप गिवन दे लिख लेंगे, गिवन है 5 सेंटीमीटर, टेम्परेचर हमको दिया है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया हमको निकालना है, सिग्मा भी हमको दिया है, एमिसिविटी भी हमको दिया है। ठीक है,
अब आप ध्यान दें, अब ये लिखने के बाद ये ध्यान दें कि हमें पूछा क्या गया है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। पावर क्या होती है, इट इज डी क्यू बाई डी टी, यानी हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी इंटू ए, क्या होगा। अब हमें पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसे को आप यहाँ नीचे ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया अभी, ई सिग्मा टी रेस टू पावर 4, राइट। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि इनकी यूनिट सेम हो, ई की तो यूनिट ही नहीं होती है, ई इज गिवन, गिवन है। सिग्मा, सिग्मा की यूनिट देखिए, जूल मीटर स्क्वायर केल्विन 4 सेकंड दी है, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट 727 है, राइट। तो ये कितनी है आपकी 727, ओके। तो अब ये 727 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको केल्विन में चेंज करेंगे, प्लस 273, दिस इज 1000 केल्विन। तो बस ये वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ओके। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया है, इसको हम एमिसिव पावर भी बोलते हैं, ई, और इसको हम रेडिएंट पावर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे गाइस, एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। चलिए नेक्स्ट, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने नीचे वाली शीट में लिखा है। नेक्स्ट, अ मेटल स्फीयर कूल्स एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी बाय डी टी। व्हाट इज टी, इट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टी, इट इज टाइम। ये कितना दिया है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, इसको हमने बोल दिया एट फर्स्ट। देन इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे क्या दिया हमको, T1 कितना दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट, फाइंड इट्स रेट ऑफ कूलिंग एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको निकाल, सॉरी ये हमको दिया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको निकालना है डी टी बाई डी टी टू, कितने पे, 45 पे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गई बात, ओके। ना, हमें पता है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दैट डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, के टी वन माइनस टी नॉट, ठीक है। तो अगर मान लो ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टेम्परेचर, अब दूसरा क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी टू इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी नॉट, के तो दोनों में कांस्टेंट ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, ऐसे के से के कट गया, ये हमें दे ही रखा है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। हियर नो नीड टू चेंज डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन और मिनट को सेकंड में, क्योंकि वो डिवीजन में एनीवे कैंसिल आउट होने वाले हैं। क्लियर हो गया, इसका सोल्यूशन पूरा मैंने इधर लिखा है, क्लियर। चले आगे, चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड पर मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एनर्जी रेडिएटेड पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। और हमें यहाँ क्या दिया है, ब्लैक बॉडी, तो ई क्या हो गया, गिवन में क्या लिखेंगे हम, ई क्या हो गया 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी है। सरफेस एरिया कितना दिया है बेटा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सिग्मा की यूनिट आपको पता ही है, दिख रही है यहाँ पे, ये वैल्यू भी याद कर लेंगे, 5.7 इंटू 10⁻⁻8 वॉट मीटर रेस्ट टू पावर -2 केल्विन रेस्ट टू पावर -4। आपने जो पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वॉट को क्या बोलते हैं, जूल सेकेंड, इसलिए सिग्मा की यूनिट क्या आ रही थी हमारी, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर K4, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, यानी एनर्जी पर सेकेंड, ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। अब चेक कर लेते हैं क्या ये दिया है, यहाँ टी भी दिया है, सिग्मा भी दिया है, ए भी दिया है, पर ए की यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 मीटर, और उसका स्क्वायर यानी 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ओके। अब ये जो आएगा ना बेटा, ये आएगा हमें एनर्जी पर सेकंड, 1 सेकंड में, लेकिन हमको यानी इसको हम पावर लिख देते हैं चलिए, पर हमको क्या चाहिए, एनर्जी
1 मिनट में कितनी रेडिएट हो रही है, तो क्या हो जाएगी P इंटू टी। तो ये जितना P आप इससे निकलेगा इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पे करके रखा है। ओके, चल नेक्स्ट। 60 वॉट फिलामेंट लैंप। अब देखिए वॉट दिया है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाए वैसे वैसे लिखते जाए। पावर कितनी है, 60 वॉट। द एमिसिविटी ऑफ सरफेस इज 0.5। द एरिया ऑफ द सरफेस इज 5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर्स स्क्वायर है में स्क्वायर है बेटा, है ना, ये छूट गया स्क्वायर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। बस ये तो, आप तो बहुत स्मार्ट है बेटा, आप लोग को तो आता है, हमने कई बार कर लिया है। पी क्या होता है, ई सिग्मा ए टी रेस्ट टू पावर 4। तो ऐसे टी क्या आ जाएगा, पी अपॉन ई सिग्मा ए की पावर 1/। ओके, बस ऐसे आप टेम्परेचर निकाल लेंगे और आपका यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी सब किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका सोल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।